नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। टेरर लिंक को लेकर देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जिसके बाद हर ओर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और केरल तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर शिकंजा कसा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। इसका मकसद आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है। छापेमारी गुरुवार सुबह से शुरू हुई, लेकिन इसकी तैयारी काफी पहले से हो गई थी। पूरी प्लानिंग के साथ एनआईए और ईडी की टीम आगे बढ़ी और एक साथ देश के दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तारियां शुरू कर दी। ये पूरा ऑपरेशन बेहद ही गोपनीय था, इसकी किसी को भनक भी नहीं थी। वहीं जैसे ही छापेमारी शुरू हुई, पीएफआई से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा और उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर देश के तमाम हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। खैर, जिस आधार पर ये एक्शन हुआ है वो कितना सही है, वहीं पीएफआई का प्रदर्शन कितना वाजिब है और इस कार्रवाई के बाद क्या आतंकी नेटवर्क नेस्तनाबूद होगा, जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे पीएफआई पर प्रहार में। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जांच एजेंसियों ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। टेरर फंडिंग मॉड्यूल केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार तड़के दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर छापे की ताबड़तोड़ कार्रवाई प्रारंभ की। छापे की यह कार्रवाई दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, दिल्ली सहित कई राज्यों में हुई। इन जगहों से पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और अन्य सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। इन गिरफ्तारियों की संख्या 100 से ज्यादा है। तमाम शहरों में पीएफआई के दफ्तर सील हुए हैं। इस बीच जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई पर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक भी की और पूरी स्थिति का जायजा लिया। गृह मंत्री की इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एनआईए के डीजी और गृह सचिव शामिल हुए। बता दें कि अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी केरल से हुई है। यहाँ 22 लोगों को पकड़ा गया है, जबकि कर्नाटक और महाराष्ट्र से 20-20 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से 8, मध्य प्रदेश से 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा असम से 9, राजस्थान से 2, तमिलनाडु से 10, आंध्र प्रदेश से 5, पांडिचेरी से 3 और दिल्ली से भी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। खैर, इस एक्शन से आतंक पर कितनी जोरदार चोट लगेगी, इस पर चर्चा शुरू करें उसके पहले मौलाना मोहम्मद रहमानी के उस बयान को सुन लेते हैं जो उन्होंने पीएफआई को लेकर दिया है। मौलाना ने अपने इस बयान में पीएफआई को भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया है। इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। चलिए पहले इन सभी की बयानों को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल है कि लोग कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सहाबा का काम करते हैं, कुरान हदीस की रोशनी में वजाहत कर दें। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सियासी तंजीम है जिसका ताल्लुक सहाबे इकराम पर तनकीदें करने वाले अफराद से है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस्लामी अकायद पर काम करने वाली तंजीम नहीं है और उनके यहां अकायद में खतरनाक किस्म के खलल पाए जाते हैं। बाज चीजों में वो खवारिज से करीब हैं, खवारिज की फिक्र उनके यहां पाई जाती है, बगावत का अंसुर उनके यहां पाया जाता है। और सहाबे इकराम के बारे में उनका मौकिफ वही है जो इख्वानुल मुस्लिमीन का मौकिफ है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसी तंजीम से निकली हुई एक तंजीम है जिसको बैनुल अक़वामी सतह पर अल इख्वानुल मुस्लिमीन कहा जाता है या हिंदुस्तान के तनाजुर में जमात इस्लामी कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दीन का सही शुऊर और सही फहम अता फरमाए। पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई हुई है, वह कार्रवाई जारी है। उसका डिटेल तो निश्चित तौर से जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो एनआईए के माध्यम से बताया जाएगा। शांति भंग करने की कोशिश करें, जिन पर शांति भंग करने का शक जाता हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा जिस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। शांति भंग मध्य प्रदेश की किसी को नहीं करने दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश शांति का टापू था।
तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से बीजेपी कार्य समिति के सदस्य प्रवीण नापित जी होंगे, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी मध्य प्रदेश से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं हमारे साथ टीएमसी नेता संजय सरकार जी, उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं सपा प्रवक्ता कपी श्रीवास्तव जी और मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर आर.ए. उस्मानी भी उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। और स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आर.पी. श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उस्मानी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? उस्मानी साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हम चलते हैं बरोलिया जी के पास। बरोलिया जी, जो भी ये कार्रवाई आज हुई है, इस कार्रवाई के बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या मत है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से मैंने सुबह भी आपके स्वदेश न्यूज़ पर अपनी बात रखी थी और मैंने ये बात सुबह ही बोली कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये गंभीर मुद्दा है और इसमें कोई राजनीति नहीं है, ना कांग्रेस है ना भाजपा है। और हमें देश में अगर इस तरीके से आतंकी टेरर फैल रहा है और आतंकी गतिविधियां हो रही हैं तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम पहले भी अपने देश में कई बॉम्ब ब्लास्ट देख चुके हैं, किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुई, किस तरीके से जाने गई, जनहानि हुई और कई तरीके की परेशानी हमने झेली हैं। उसके बाद कई नेताओं को हमने खोया भी है इसी आतंकी टेरर में। ये आतंकी गतिविधियां किस तरीके से जिस तरीके से भी फैल रही हैं, हमारे एनआईए जिस मुस्तैदी से काम कर रहा है, अच्छा उसने आज देखने को मिला कि कल से उसने छापेमारी चालू करी और अभी तक कर रही है और कई लोगों को उसने उठाया भी है, पकड़ा भी है। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और उस पर सरकार को, हमारी केंद्र सरकार को, एनआईए को बहुत, जो भी है, हम तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी ताकत से इनके साथ है कि जो भी इसमें शामिल हैं और इन गतिविधियों में शामिल हैं उनको तत्काल अरेस्ट किया जाए, उनसे पूरी जानकारी लिया जाए। क्योंकि देखिए, हमारे देश में बेरोजगारी भी, ये आप कैसे कह सकते हैं बरोलिया जी कि आतंकी गतिविधियों में शामिल थे वो सभी? आपके वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, बहुत वरिष्ठ, तारिक अनवर जी ने कहा है कि जिस तरह से यहाँ छापेमारी हुई है, बजरंग दल पे भी छापेमारी होनी चाहिए, बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए। देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं समझ रहा हूं सारी बात कि उनने किस लैंग्वेज में बोली या क्यों कहना चाहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी इसमें शामिल है, मेरा एक शब्द जो है वो आपको साफ साफ बता रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला है कि आतंकी हैं। अगर कोई भी इन आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और जो हो भी रहा है, सरकार कर भी रही है, एनआईए कर भी रही है। और इसका मुख्य कारण देखिए, देश में जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है, युवा भटक रहा है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कोई भी धर्म का हो। आज सबसे बड़ी समस्या से हम वैसे ही परेशान है। इस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। आतंकी टेरर, जिस तरीके से फंडिंग हो रही है, हमने कोशिश करी नोटबंदी करके कि नोटबंदी हो जाए और उसके बाद सारी चीजें ठीक हो, आतंकियों के पास पैसा ना पहुंचे, किसी के पास पैसा ना पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें नहीं रुक पाई हैं। तो अभी तो सबसे बड़ा जो गंभीर मुद्दा है वो हमारे देश में ये है कि किसी भी तरीके से आतंकी गतिविधियों को रोका जाए, जो भी इनमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और इन पे तत्काल कार्रवाई की जाए। हमारे साथ उस्मानी साहब जुड़ गए हैं। उस्मानी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। उस्मानी साहब, जो भी आज पीएफआई में कि ठिकानों पर पूरे एक साथ देश भर में छापे पड़े हैं, कहा जा रहा है ये कि छापे के, हालांकि इस तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, कहा यह जा रहा है कि ये टेरर फंडिंग से जुड़े थे कुछ लोग जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं, जो संगठन है, इस कारण उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, जो देश है, हिंदुस्तान है, वो सबसे पहले है जी। अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी देश हो, पड़ोसी मुल्क हो, अगर हिंदुस्तान में अस्थिरता फैलाना चाहता है जी, क्या इस तरीके के जो बेरोजगार लोग हैं या जो लोग रास्ते से भटक गए हैं, उनको गुमराह करके अगर इस तरीके की उनकी मंशा है तो गलत है जी। लेकिन इसमें कोई निर्दोष बच्चे जो हैं वो ना पकड़े जाए, उनको ना जेल भेजा जाए, इसकी जांच हो, पूरी विस्तृत जांच होनी चाहिए पहले, और उसके बाद जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमने तमाम मामलों में देखा है अभी तक कि बच्चों को जेल में भेज दिया जाता है, 18-19 साल केस चलता है, उनकी जवानी खत्म हो जाती, बुढ़ापा हो जाता है, उसके बाद वो छूट के बाहर आते हैं निर्दोष जी। तो इस तरीके की
घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर देश के खिलाफ कोई मामला बनता है, जी अगर देश के में अस्थिरता फैलाने के लिए कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उसकी पूरी विस्तृत जांच हो, पूरे सबूत इकट्ठा किए जाएं, टेरर फंडिंग कहां से आई है, किस देश से आई है, किसके खाते में आई है, कैसे मिली है, पूरी विस्तृत रिपोर्ट होनी चाहिए। सब ऑनलाइन सिस्टम है बैंकों का, जी तो पूरी जांच होने के बाद देश के खिलाफ चाहे जो लोग हो, चाहे जिस जाति धर्म के लोग हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग इससे सहमत हैं। ये पीएफआई आप जुड़े हुए हैं, आपका क्या मानना, पीएफआई किस काम में जुटी रहती थी, क्या काम करती थी, क्या ये संगठन कैसे, क्या गरीब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी मदद करती थी, या जो भी इनके अन्य संस्थाएं हैं उनकी मदद करती थी फंडिंग के द्वारा? और दूसरा सवाल आपसे कि देश भर में मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया है, प्रदर्शन किया है इसके विरोध में। देखिए, इसके विरोध में प्रदर्शन किया है, ठीक बात है, प्रदर्शन किया है। जी के खिलाफ अगर कोई काम होता है, जी, चाहे वो अपराधियों के खिलाफ काम हो रहा हो और चाहे जो देश के वफादार लोग हैं उनके खिलाफ काम हो रहा हो, जी तो दोनों के खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए। जी मुल्क पहले है, हिंदुस्तान पहले है, बाकी बात बाद में है। जी और हिंदुस्तान में बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जी गरीबों के, मजलूमों के, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन बस्तियों में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उसे जोड़ने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। और अगर ये कोई संस्थाएं काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। जी और अगर पीएफआई संस्था जी अगर देश में अस्थिरता फैलाने के लिए काम कर रही है, तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबूत पुख्ता इकट्ठे होने चाहिए। जी सबूत पुख्ता इकट्ठे होने चाहिए। नहीं, तो आपको तो ये मालूम होगा ना पीएफआई का गठन क्यों हुआ था, किस उद्देश्यों के तहत हुआ था इसका? मैंने बताया तो, जी हिंदुस्तान में जो है जितना सरकार काम करती है, उससे कुछ ही काम जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाएं वो काम करती है। तो ये सब जितने संगठन हैं, जी, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे आरपीआई हो, चाहे आपका जो है आरएसएस भी एक स्वयंसेवी संस्था है, वो भी समाज को जगाने का काम करती है। जी तो ये समय समय की बात है, वक्त वक्त की बात है कि कभी कभी उनके खिलाफ प्रोपोगंडा भी होता है। जी कुछ संस्थाएं गलत काम करती है, वो पकड़ी जाती है। जी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, जब जमात वालों के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिले। तो इस तरीके से जो है नाहक, मैं इस हक में हूं, ना तो किसी को नाहक परेशान किया जाए, जी ना निर्दोष लोगों को फंसाया जाए, जी ना निर्दोष लोगों को जेल भेजा जाए। और अगर कोई अपराधी है जी और वो अपराध में लिप्त है, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, उससे हम लोग सहमत हैं और हम लोग सरकार के साथ में। चलिए, हमारे साथ संजय सरकार साहब हैं टीएमसी से। सरकार साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, आपके यहाँ भी कार्रवाई हुई है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि एक जो लोग थोड़ा बहुत दबे जवान से ही सही आरोप लगा रहे हैं कि किसी एक संप्रदाय या एक समाज के ऊपर जो संगठन है उसी पर केवल कार्रवाई की जा रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, हम तो पहले राष्ट्र के बात सोचेंगे जी, और राष्ट्र को बात में सोच के अगर हम बोलेंगे, पूरा आतंकी के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें मेरा पूरा तरफ से देश के लिए और मेरे राष्ट्र के लिए ये लड़ाई मेरा समर्थन है। एनआईए की जो कर रहे हैं,
लेकिन इसके साथ में भी मैं कहना चाहता हूं, जो भयानक तस्करी लहवा सलीम हुसैन शाह जो कश्मीर में जो मिला था अमित शाह के साथ में, जो तस्वीर दिखाई दिया था, अमित शाह को भी बुलाने चाहिए। साथ में सदीप पोगा भी मालेगांव बम ब्लास्ट में जुड़े हुए हैं, उनको भी एनआईए बुलाने चाहिए कि नहीं? हम तो चाहते आतंकवाद के खिलाफ पूरा लड़ाई करने की और पूरा आतंक ही खत्म करने के लिए। हिंदुस्तान ऐसे रहे जो आतंक के खिलाफ लड़ते हैं और आतंक के खिलाफ, क्यों, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हैं। ये राष्ट्र में मेरे दादाजी नानाजी काले पानी में रहा है और मेरे एक दादाजी काले पानी में ही मौत हुआ, उनको काले पानी में ही मौत हुआ, जिसको भयानक इंदु भूषण राय है उसका नाम, ठीक है, जिसपे हाथ में अलीपुर बम ब्लास्ट में उसको मतलब जो उठा के लेके गया था। लेकिन सबसे दुख के बात है उसको वीर नहीं मिला, वीर मिला सावरकर को, जो खुदकुशी किया था अलीपुर को आपको सेलुलर जेल में अंडमान में किए थे, तो उसको वीर नहीं मिला। वीर किसको मिला? जो अंग्रेज से समझौता करके बाहर निकल गया, जो अंग्रेजों को दलाली किया, उसको वीर मिल गया। और ये इतना बड़े मतलब ये स्वतंत्रता सेनानी उसको नहीं मिला। मेरे और एक दादाजी का नाम है रविंद्रनाथ राय, 13 साल काला पानी में जिंदगी गुजारा है, तो उस परिवार से है। तो हम आतंकवादी को साथ में कैसे हम समझौता कर? आतंकवादी को खिलाफ भी मेरा लड़ाई है और अंतिम तक आतंकवादी को खिलाफ लड़ाई रहेंगे। वो देश के और राष्ट्र के पक्ष में हम हमेशा रहेंगे और रहना चाहेंगे, ये मेरा कहना है। और रह गया निष्पक्ष रूप से सबको हो, कोई में मतलब इनोसेंट के ऊपर में कुछ भी नहीं हो। और सबसे बड़ा सलीम हुसैन शेख जैसे खतरनाक आतंकी अगर अमित शाह को तस्वीर उतारता है, अमित शाह के साथ उसको रिलेशन है, तो अमित शाह को भी एनआईए एक बार बुलाना चाहिए। क्या रिलेशन था भाई आपको साथ में सलीम हुसैन साहब को और सदीप पोगा को साथ में मालेगांव बम ब्लास्ट में क्या रिलेशन था, उसको भी जवाब लेना चाहिए मेरी तरफ से। एक तरफ नहीं होना चाहिए। एतराजी जो होता है कानून को, वो दोनों तरफ होता है, एक तरफ नहीं होता है, बस दो साइड से होता है। तराजू अगर एक तरफ हिल जाए और तरफ रह जाए वो तो ठीक नहीं रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा ये लड़ाई में मेरा पूरा समर्थन है और मेरा पार्टी को भी समर्थन है, राष्ट्र के पक्ष में, ये हम कहना चाहते हैं। आप माने किसी के साथ अगर कोई लीडर है, सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं, वो मंत्री हैं, अगर किसी की फोटो उनके साथ आ गई तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि उनसे भी पूछताछ हो जानी चाहिए? आप भी जानते हैं सार्वजनिक जीवन में है वो। अच्छा ये बताइए, एक होम मिनिस्टर कहीं जाते हैं, उसको पहले तो उसको रिपोर्ट आता है कौन कहाँ है नहीं है। मेरे देश का मतलब जो एजेंसी इतना कमजोर है, स्वराष्ट्र मतलब जो होम मिनिस्टर को खबर तक नहीं दे सकते हैं, इतना कमजोर है। आप कहते हैं उसको मतलब एनआईए कमजोर है आपको मतलब में, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो कमजोर है, रॉ रिसर्च एनालिसिस कमजोर है। उसको अलावा आर्मी का भी एक इंटेलिजेंस होता है, बीएसएफ जहां रहता है बीएसएफ में उसका एक इंटेलिजेंस टीम वहीं रहता है, उसको बीएसएफ में जो डीआईजी जी जो रहता है वो देखभाल करते हैं, वो तो अमित शाह को अंडर में रहता है। अगर आप बोलिए होम मिनिस्टर के अंदर में तो दो दफ्तर, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और इसके अलावा एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और रॉ जो रहता है प्राइम मिनिस्टर के अंदर में रहता है, रिसर्च एनालिसिस हुई। मैं तो आपको सब कुछ खोल के बता दिया, इतना कमजोर कैसे हो गया मेरा इंटेलिजेंस। एक सलीम हुसैन जैसे लश्कर तैयबा का भयानक जंगी, भयानक आतंकवादी, वो अमित शाह को पीछे जाकर तस्वीर उतारता है और कश्मीर में वो माइनॉरिटी सेल का एक लीडर है, ये माना जाता है। कैसे माना जाए? पीडीएफ को साथ में उसने सरकार बना लिया था। आपको मालूम इसको पहले क्या हुआ था? मैं 89 के घटना बताते हैं। मुफ्ती मोहम्मद के बहन है, उसको नाम है रुबैया मुफ्ती। 8 दिसंबर में घर के सामने एक मस्जिद में उसको छुपा के रखा था और भयानक आतंकवादी को समझौता करके छोड़ना पड़ा था। उस समय भी ये सरकार में वीपी सिंह को सरकार में भारतीय जनता पार्टी थे। उस समय फारूक अब्दुल्ला बाहर से, आरिफ मोहम्मद खान गया तो वहां पर मीटिंग करके इसको छुड़ाने के लिए। ये तो कहानी हम देख चुके हैं, कहानी हम देख चुके हैं क्या हो रहा है। ये सरकार जब तक रहेंगे आतंकों को साथ में खेला रहेंगे और जैसे भी हो जाए ये खेला चलते रहेंगे। सीताओं के ऊपर रोटी सेक के भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेंगे। इसके अलावा क्या है इसके पास? लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो बीपी सिंह थे। बीपी सिंह को सामने कौन थे? इन्हें तो समझौता करके वाजपेयी जी नहीं थे, अडवाणी जी नहीं थे। 88 सीट मिला था उस समय उसको, उस समय जिस समय समझौता किया था। भाजपा का कोई भी मंत्री नहीं था उस दौरान, बाहर से समर्थन था। अरे समर्थन तो किया था भाई, हाँ। उन्हीं को समर्थन तो सरकार बना था। वीपी सिंह तो उसी को समर्थन में सरकार बनाया था। आपको मतलब 8 दिसंबर के दिन में जो घटना घटा था कश्मीर में, आपको तो मालूम है शायद, जी पत्रकार है, आपको बहुत अच्छे घर के सामने मस्जिद में छुपा के रखे थे उसको, जी रुबैया मुफ्ती को। ये कहा जा रहा है, कोई आधिकारिक नहीं आया है। उसको फादर होम मिनिस्टर थे। हाँ, होम मिनिस्टर थे, मुफ्ती जी होम मिनिस्टर थे, मुफ्ती मोहम्मद साहब होम मिनिस्टर थे।
लेकिन ये आरोप लग रहा है, ये आधिकारिक तौर पे ये बात नहीं आई है कहीं। नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान जानते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी आएंगे, मौत को चिताओं पर लेके मौत रोटी सेकेंगे और मेरे सैनिकों को चिताओं पर रोटी सेक के चुनाव पार होंगे, मेरे जनता को चिताओं सेक के रोटी सेक के चुनाव पार होंगे। इसी तो भारतीय जनता पार्टी है। आज तक कुछ भी नहीं कर पाई। इसके समय में सबसे ज्यादा आतंकी होता है। आप बताइए, पुलवामा में 400 केजी RDS, 350 केजी RDS घुस दिया, कैसे घुस दिया? आप बताइए, तो गुजरात में रोज ड्रग घुस रहा है, कैसे घुस रहा है ड्रग? बताइए तो, मेरे को बताइए। 3000 मुद्रा पोर्ट में नहीं, तब 3000 करोड़ का बीच में, फिर दिल्ली पुलिस ने भी मुंबई में 1072 करोड़ का ड्रग बरामद किया। आपको तो ये खबर भी है। कैसे आ रहा है जी। कैसे आ रहा है? मेरे आज के तारीख में अगर हम ये कहेंगे, मेरे देश बिल्कुल सुरक्षित है ही नहीं है इनको समय में। बॉर्डर से कोई भी घुस लेता, कोई भी आता है घुसपैठी और घुस के जाता है दूसरे पार्टी को ऊपर। ये तमाम पार्टियों को इसीलिए तो ये जो टेरर फंडिंग कर रहे हैं, और जैसा कि आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं, उन पे छापेमारी हो रही है। उनका कहना है 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। मैं तो बोलता हूं इसको तो मतलब जी, इसको इतना जल्दी इसको एक कानून बनाया जाए, इसको बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके ये 15-15, 20-20 साल इसको पकड़ के रख के फिर दूसरे किसी को इसमें किडनैप करेंगे, इसको छोड़ने पड़ेंगे। इसको अलावा एक अच्छा कानून बना के इसको जितनी जल्दी हो, 3 से 4 महीने 6 महीने के अंदर इसको फैसला सुना के जो भी करना है कर दे सरकार। नौटंकी करके इतना लंबा रखने की जरूरत नहीं। चार्जशीट इमीडिएट फाइल कीजिए, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कीजिए, फाइल करके दिखाइए गुनाह है, गुनाह किया है, उसको सजा दे, सजाए मौत हो। चलिए कपीस जी, सपा का क्या है इसमें रुख? कपीस जी हमारे साथ हैं। कपीस जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। नापित जी, मैं आपके पास आऊंगा, सारा उत्तर आप से ही लेना है। नापित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं सरकार जी, सरकार नहीं नापित जी, आऊंगा अभी मैं। थोड़ा सपा का क्या रुख है इस मुद्दे पे, उनसे भी जान लेते हैं। कपीस जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं। कपीस जी, जो भी कार्रवाई हो रही है, प्रदर्शन एक समाज के द्वारा, मुस्लिम समाज के द्वारा लगातार प्रदर्शन हो रहा है कि एक ये सामाजिक संगठन है जो उस समाज के लोगों के लिए अलग अलग तरीके से उनकी जो जरूरतमंद है उनकी मदद करता है। इस बात को लेकर काफ़ी प्रदर्शन भी हुआ है, उग्र प्रदर्शन भी खासकर साउथ पे हुआ है। समाजवादी पार्टी का क्या मानना है कि जानबूझकर क्या एक संप्रदाय के लोगों को, संगठन को प्रताड़ित किया जा रहा है, या आप इसका स्वागत कर रहे हैं? त्रिपाठी जी, देखिए इसमें 2 बातें कहें जी। क्योंकि किसी जस्टिस तक पहुंचने के लिए जी तर्कों और एविडेंसेस की आवश्यकता होती है जी। और जैसे हम लोग क्या कहा जाता है कि जब कोई अपराधी करता है और जमानत पे बात भी होती है, तो उस समय उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता है जी कि उसका इतिहास क्या है जी। ठीक उसी तरीके से PFI का भी देखा जाना चाहिए। और PFI पे जो तमाम हमारे देश के नागरिक जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। अगर उनको आपत्तियां हैं तो उनके आपत्ति को आप सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता जी। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारी जो एजेंसीज हैं वो हमारी एजेंसीज मानी जाती हैं कि वो जस्ट करती हैं, वो निष्पक्ष हैं। लेकिन जहां तक प्रश्न इस बात का खड़ा होता है कि आपने देखा होगा कि समय समय पे सुप्रीम कोर्ट की तमाम टिप्पणियां भी आई हैं और तमाम ऐसी चीजें हुई देश के अंदर जो 70 साल के इतिहास में पहली बार हुई। चाहे आपको याद होगा कि जब अपनी आत्मा की आवाज से सुप्रीम कोर्ट के कॉलोजियम के 4 वरिष्ठ जजेस बाहर निकल करके आए थे और उन्होंने पहली बार कहा था कि भारतीय लोकतंत्र, देश के संविधान और देश की संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है। वो सारी चीजें प्रेस में आई थी। अब सबसे बड़ी वो बाहर निकल के आए थे तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर, न कि सरकार को लेकर। ठीक बात, लेकिन उनपे जो जस्टिस लोया के केसेस को लेकर के, उस पे जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक सहारा और बिरला का केस था जिसको ये फर्गो कर दिया गया ये कहते हुए क्योंकि वो अभी इस पद पर हैं और इतने एविडेंसेस नहीं हैं कि उस पर ये FIR अलाउ किया जा सकते। 156(3) CRPC का मामला था। मुझे क्योंकि अगर मैं उधर जाऊंगा तो डिस्कशन त्रिपाठी जी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि जो 4 कॉलोजियम के जज निकले थे, जो कहा उनकी बातें मैं कह रहा हूं।
और वो ये कह रहे थे कि जो जिस तरीके से केस को टेबल पे आना चाहिए, जिनके जिनके नहीं आता है, वो चुने हुए लोगों पे जाता है और उसके बाद वर्डिक्ट दूसरी हो जाती है, और इसको समय समय पे देखा गया है। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने पीएफआई पे 106 लोगों को गिरफ्तार किया है, देश के विभिन्न जगहों पे छापा मारा है, ये आपका विधिक राइट है हमारी एजेंसीज का, और इस देश के लिए ये सर्वोत्तम काम हो सकता है अगर वाकई वहां से कोई टेरर उत्पन्न हो रहा है इस देश के लिए, मां भारती के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हम यही कह सकते हैं कि जो एनआई ने किया है वो निश्चित रूप से पर सबूत भी माननीय न्यायालय के समक्ष लेकर के लिमिटेड समय के अंदर, जो सीआरपीसी 90 दिन का देती है समय, उसके अंदर आएगी और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इसके अंदर विचारण हो। और हम चाहते हैं कि अगर वाकई कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ अपराध कर रहा है, भारत के खिलाफ जो है वो आतंकवाद करना चाह रहा है, तो ऐसे लोगों को सजाएं होनी चाहिए। लेकिन अगर भूतकाल की हम बात करें तो आप देखिए कि केंद्र सरकार ने जब कोई आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से पीएफआई को जोड़ दिया और एफआईआर के अंदर भी उनको उनका नाम लेकर के आया, लेकिन चार्जशीट में उनको चार्जशीटेड नहीं कर पाए। और इससे पहले कई साल पहले की भी घटना याद कीजिए, बिहार के अंदर पीएफआई पे केस चला और वहां से पीएफआई को जो है वो छोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि सबूत नहीं है। आप याद कीजिए सिख फॉर जस्टिस को भी जोड़ा गया कि बाहर से फंडिंग हो रही है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार उसको उजागर नहीं कर पाई कि कहां से पैसा आया था, किसको आया था, किसके लिए आया था। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि सरकार के कार्य की पारदर्शिता को कहीं ना कहीं से प्रभावित करती हैं जी। और तमाम लोगों के मन में ये भय उत्पन्न होता है कि सरकार मूल मुद्दों से भागने के लिए इस तरह की कार्रवाई एजेंसीज पर अपना दबाव बनाकर करवाती है, ताकि देश बेरोजगारी पर डिस्कशन ना करे, देश चरम सीमा पे पहुंची महंगाई पर डिस्कशन ना करे। देश के अंदर उत्तर प्रदेश में मैं विशेष करके कहूंगा कि जो धज्जियां उड़ गई हैं कानून और व्यवस्था की, जिसमें पुलिस खुद अपराधी हो गई है, तो मैं उसके लिए आपको कहना चाहता हूं, उन तमाम मुद्दों से देश के अंदर भागना चाहती है सरकार। जी। वो जीडीपी माइनस में नहीं बताना चाहती कि क्यों चली गई, और ये चलिए नहीं बताना चाहती कि कुछ और का 15 लाख करोड़ रुपया कैसे माफ कर दिया। कपिल जी मैं रोकूंगा। मतलब आपका कहना है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से एनआईए कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ रजा रिजवी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। रजा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? त्रिपाठी जी आ रही है, हमारी आ रही है? हाँ, आपकी आ रही, लेकिन हमारी रिवर्स भी आ रही है। अच्छा, जो पीएफआई पे कार्रवाई हुई है आज, उस कार्रवाई को लेकर तमाम अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं के अलग अलग मत आ रहे हैं। एक ये भी है कि झारखंड में शायद पीएफआई को पूरी तरह से बैन कर रखा है। अब इस स्थिति में आपसे मैं जानना चाहता हूं कि पीएफआई का एक्चुअल में जब उसका गठन हुआ था तो उसका मूल उद्देश्य क्या था, और इस कार्रवाई को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, पीएफआई का गठन क्या हुआ था, उसका मूल उद्देश्य क्या था, वो तो हमें नहीं पता है, क्योंकि मैं तो पीएफआई का ये 3-4 साल में ही नाम हमने सुना है। 4 साल के अंदर पीएफआई, इससे पहले एक संस्था सिमी का मैं नाम सुनता था कि सिमी के लोग पकड़े जा रहे हैं, सिमी के लोग पर मुकदमा चल रहा है, ये सुनता था। पीएफआई तो 3-4 साल हुआ मैंने सुना है। लेकिन अगर पीएफआई कोई कट्टरता वाला काम कर रही है या कोई देश विरोधी काम कर रही है, तो सरकार अगर उनको पकड़ के जांच कर रही है तो सरकार जांच करने का अधिकार है, वो जांच करे, और इस जांच से किसी को घबराना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर पीएफआई के लोग कट्टरता दिखा रहे हैं तो त्रिपाठी जी, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, अगर वो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं तो पीएफआई के लोग अगर सुन भी रहे हैं तो सुन ले, कुरान शरीफ जो वो पढ़ते हैं, पारे का 114 सूरे 6666 आयत, उसमें कट्टरता शब्द कहीं नहीं है। तो ये अगर कोई आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, गुरेजी कर रहे हैं, तो ये कट्टरता है। तो ये दीन के हिसाब से भी काम सही नहीं कर रहे हैं पीएफआई वाले, और दुनिया के हिसाब से भी काम नहीं कर रहे हैं, देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। अगर जैसा कि ये बताया जा रहा है, पीएफआई जो है वो देश की ऐसी गतिविधियों में लगा रहता है जो देश के लिए हानिकारक है। देश के अंदर सीमाएं, ये कहा जा रहा है टेरर फंडिंग करता है पीएफआई। चाहिए कि उन पर नियंत्रण जरूर करे, पूछे और अगर वो गैर कानूनी गतिविधियों में लगे हुए हैं तो
इंट्रोगेट होना चाहिए, लोगों को पता चले, क्योंकि देश में अमन और सुकून सबसे पहले जरूरी है कि हमारे अंदर रहे, सुकून रहे। अगर पीएफआई को अब पूरे देश पे छापा डाला है, उसमें छापा डालने में कई लोग गिरफ्तार, एनआई ने इंट्रोगेट भी कर रहे हैं। इंट्रोगेट के बाद अगर ये छापा डाला गया है तो कहीं ना कहीं है, अगर है तो धुआं कहीं धुआं। अभी इंट्रोगेट ये कितने पानी। जी बिल्कुल। मैं रिजवी साहब फिर आपके पास आऊंगा, थोड़ी तकनीकी कारणों से आपकी आवाज़ हमारे पास बहुत कट कट के आ रही। नापित जी हैं, नापित जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नापित जी मेरी आवाज़ आ रही? चलो, श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर। श्रीवास्तव जी, अलग अलग माताएं हैं। कपीस जी ने तो कहा ही है कि मुद्दे भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन साथ में सभी लोगों का ना, अगर वाकई में टेरर फंडिंग कर रहा है पीएफआई तो ये सही हो रहा है। और सरकार साहब ने तो बहुत बड़ी बात कही कि जो संघ से या बीजेपी से या उनसे जुड़ा है, वो काला पानी की सज़ा अगर पाता है, उसके साथ कुछ होता है, तो वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो वीर हो जाता है। लेकिन बाकी लोग वीर नहीं होते, जो वहीं के काला पानी की सज़ा काटते काटते वहीं उनकी ये लीला समाप्त हो जाती है। श्रीवास्तव जी। जी त्रिपाठी जी, एक तो हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं लगभग सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है जी कि अगर कोई ऐसा संगठन है जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है जी और उस पर एनआईए कार्रवाई करती है, तो हमको लगता है कि कोई इसमें से ऐसा पैनलिस्ट नहीं था जो इसका विरोध कर रहा हो। जी, सबसे बड़ी बात तो है। दूसरी बात है, जहाँ तक पीएफआई का सवाल है, आप देखिए 2006 या 8 से इस संगठन की शुरुआत हुई है और 2007 से। हाँ, तो अब आप देखिए, और वो भी केरला से हुई है, जिसका चीफ जो है कोई सलाम है जो जी। है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए बाद में चल के पीएफआई को लेकर के यूपीए की सरकार ने भी बैन करने के लिए उसके पास भी प्रस्ताव थे। बीच में कई ऐसे आंदोलन है, शाहीन बाग आंदोलन है, तमाम जगहों पर आप देखे होंगे कि इनकी संलिप्तता के बारे में बीच बीच में बातें आती रही हैं। जी। मुझे लगता है कि जो आज की कार्रवाई है, जो बड़े पैमाने पर है, निश्चित रूप से एनआईए के पास एक बड़ा इनपुट रहा होगा, तभी देश भर में इतने छापे मिल रहे हैं। और इनको फंडिंग कहाँ से होती है? मिडिल ईस्ट से फंडिंग होती है। तो अगर वहाँ से फंडिंग होती है और उसका कनेक्शन इनसे जुड़ा हुआ है, और देश में आतंकवादी गतिविधियाँ या देश में लोगों को भड़काने का काम या समाज विशेष को लेकर के जो उनकी मदद करनी चाहिए एनजीओ संगठन को, उसके अलावा अन्य गतिविधियों में अगर शामिल हैं, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से जायज़ है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मुद्दा भटकाने की बात है, आपने एक चीज़ मुद्दा भटकाने की बात मैं बताऊँ, ये जो एक टाइम होता है, एक टाइम पर जब कार्रवाई होती है, आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी की यात्रा भी केरल से निकल रही है और जो संगठन है वहीं से है, केरला से है, जहाँ के मैक्सिमम लोग गिरफ्तार हुए, लगभग 22 लोग गिरफ्तार हुए जी। तो हो सकता है कि ये कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो, लेकिन उसके अलावा भी मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह का संगठन जब शुरू से ही इस पर कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, किसी राज्य में, झारखंड में प्रतिबंध भी लग चुका है, तो और पूरी पूर्ववर्ती सरकार ने भी इस पर, यूपीए सरकार में भी इस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई, होम मिनिस्ट्री वगैरह से जी। तो मेरा ये कहना है कि जो इतने दिन तक, पहली बात हम इंतजार क्यों कर रहे थे? अगर ये संगठन इतने दिन तक पुष्पित पल्लवित हो रहा था तो क्या सरकारें क्या कर रही थी? और अगर आज इतने बड़े पैमाने पर देखिए कितने राज्यों में इन पर छापेमारी हुई है, पूरे देश भर में जी। और हाँ, इतने बड़े जो है उस पर अगर इनका कोई गतिविधियाँ चल रही थी, तो ये कोई नई गतिविधियाँ नहीं है, पहले से चल रही हैं। और आज अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो हमको लगता है कि एनआईए कार्रवाई या प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई, ताकि वो पूरी तरह से जांच कर ले कि इनको फंडिंग कहाँ से होती है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। और जांच होने के साथ साथ हमको लगता है कि अगर इस मामले में, मेरे ख्याल में जितने भी हमारे साथी बैठे हैं इस पैनल में, सबका यही मानना है कि इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक सरकार साहब की बात का कहना है कि जो काला पानी और उनको भी नहीं मिला, ये भी बात सोचने वाली बात है। बड़ा इस पर जो है सरकार को भी सोचना होगा कि सिर्फ एक के लिए क्यों, अन्य लोग भी काला पानी की सज़ा भोगते हुए और वहाँ पर वो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये उन्होंने जिस तरह से बताया है या जो स्थितियाँ हैं, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों का भी याद किया जाना चाहिए जो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना जान न्यौछावर कर दिया। रही बात ये
कि आज की जो कार्रवाई है और इतने ठिकानों पर जो छापे हुए हैं, निश्चित रूप से देश भर में एक बहुत बड़ी कार्रवाई है पीएफआई पर, और उसका हमको लगता है कि सारे लोग स्वागत कर रहे हैं। अगर इसमें वाकई आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं तो मुझे लगता है कि राष्ट्र की कीमत पर तो कोई समझौता होना भी नहीं चाहिए। त्रिपाठी जी, रजा साहब, मेरी आवाज आ रही है? उस समय आपकी आवाज कट के आ रही थी तो मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया, हमारे दर्शक भी नहीं सुन पाए। आप मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है आवाज। हाँ, मेरी आ रही है? हाँ, अब सही आ रही है। एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस दौरान आपने कहा था कि आपने अभी 3-4 साल पहले पीएफआई का नाम सुना है, इसके पहले सिमी का नाम सुनते रहे हैं। मैं एक बार कि पीएफआई पे जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, एनआईए कर रही है, ईडी एक साथ कर रही है, तो आपका यहाँ मत क्या है? एक आप स्कॉलर हैं, क्या ये दूसरे मुद्दों को भटकाने के लिए है या सही कार्रवाई है? आप इसका स्वागत करते हैं? देखिए, ऐसा है, अगर पीएफआई देश विरोधी कोई गतिविधियां कर रही है जी, तो जाहिर सी बात है उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए जी। दूसरा ये है, मैं साफ कहना चाहता हूं कि इसको किसी को भी हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए जी कि पीएफआई में मुसलमान है तो इसलिए हो रहा है। भाई, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जी। ये नजरिया बदलना चाहिए लोगों को। साहब, पीएफआई में मुसलमान के लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और चुनाव आ रहा है और ये आ रहा है, ये सब कहना गलत है, ये ठीक बात नहीं है। अगर मैं एक बात और कहता हूं, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है पीएफआई में ज्यादातर लोग जो है वो मुस्लिम समाज के लोग हैं जी। अगर मुस्लिम समाज के लोग जो भी हैं उनको पूरा कुरान शरीफ पे विश्वास होता है जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुरान शरीफ हमारे 30 पारे हैं, 114 सूरे हैं, 6666 आयत है जी। उसमें कहीं जो है कट्टरता शब्द नहीं है जी। तो अगर ये मुसलमान कट्टर बन रहे हैं, कट्टरता कर रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, तो ये देश विरोधी कार्य भी कर रहे हैं और दीन विरोधी कार्य भी कर रहे हैं जी। यानी दीन से भी वो खारिज हो सकते हैं और देश में जो कानून है उस पर तो लगेगा ही। तो अगर सरकार कोई जांच कर रही है, इनको पकड़ रही है, पकड़ के इंट्रोगेट करेगी, पता करेगी, हो सकता है कि ना भी हो, सूचना मिली हो, और हो सकता है कि सूचना मिली हो, उनको अथेंटिक सूचना मिली हो कि साहब ये ऐसी जो है वो गलत कामों में लगे हुए हैं, कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा और एक्शन होना भी चाहिए जी। और हमारे देश में आप देखिए नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है, लोग चले आते हैं चुप्पे से, बहुत से लोग चले आते हैं, रोहिंग्या चले आ रहे हैं, कोई चले आ रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार अलर्ट होकर के इन गतिविधियों पर समय समय पर ध्यान रखे, क्योंकि हिंदुस्तान में हर आदमी चाहता है कि हम अमन से रहें, हम सुकून से रहें, कोई आतंकवादी गतिविधियां पनपने न पाए, बेगुनाह लोगों का कत्ल ना हो, कहीं बम न गिर जाए, कहीं हथगोला न गिर जाए। तो सरकार की जिम्मेदारी और सरकार जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है, इसमें किसी को जो है इज्जत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने बरोलिया साहब। क्या आप भी कपीस जी की बात से सहमत हैं? कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है कि क्या मुद्दे भटकाने के लिए इस तरह से कार्रवाई? अरे देश की सुरक्षा की बात है, हो सकता है गलत हो, ये तो न्यायालय तय करेगा, तो कोर्ट तय करेगा कि क्या सही है क्या नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुद्दे भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने शुरू में भी कहा कि देश सर्वप्रथम है, देश से ऊपर तो कुछ नहीं है। लेकिन सरकार जी को भी सुना और मैंने कपीस जी को भी सुना, जिस तरीके से ये भी एक बहुत गंभीर बात है कि जनता के मुद्दों को, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, कुपोषण हो, कुछ भी हो, सारे मुद्दों को भटकाने के लिए सरकार कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश करती है। मैंने फिर वही बात दोहराऊंगा कि जांच होना चाहिए। वो जांच कैसी होगी, कैसे करना है सरकार को और एनआईए को, सुदर्शन गुप्ता जी डायरेक्टर हैं उसके, और वो किस तरीके से इस गंभीर मुद्दे की जांच करते हैं वो तो देखने को मिलेगा हमको। लेकिन अगर पता चलता है कि आरडीएक्स हमारे देश के अंदर आ रहा है, जो पुलवामा में हुआ था, वो कैसे आ गया, और हम हर महीने, हर 15 दिन में देखते हैं गुजरात के पोर्ट पर 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार कोई ड्रग्स आ रही है और वो जब्त हो रही है, वो ये सब कैसे पॉसिबल है? टेरर फंडिंग तो एक मुद्दा बड़ा है ही, उसके अलावा इस तरीके से किसी भी जगह से, नेपाल से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे कश्मीर से हो, कहीं से भी हमारी बॉर्डर से इस तमाम चीज़ें किस तरीके से आ रही हैं, ये जवाब हमें भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को और उसकी सरकार को जवाब देना भी चाहिए कि
क्यों हो रहा है ऐसा। और पिछले 8 सालों में अगर आपने इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए नोटबंदी करी थी तो उस नोटबंदी से बेरोजगारी बढ़ी। मतलब आपने एक नोटबंदी इसलिए करी थी कि हमें आतंकी फंडिंग ना हो पाए, हमारा पैसा रुके, मतलब जो भी सोच इनकी रही होगी वो तो आपकी सफल रही नहीं। उसके बाद बेरोजगारी बढ़ती चली गई और उसी का नमूना हमारे सामने है कि वो बेरोजगारी बढ़ने से युवा भटक रहा है और युवा भटक कर इन चालों में फंस रहा है कि वो किस तरीके से आतंकियों से जुड़ रहा है। तो इन सब पे लगाम लगाने के लिए सरकार को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और मुद्दों से भटकाने के लिए अगर वो इस तरीके की राजनीति कर रही है तो ये तो बहुत गलत बात है। और नहीं, ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपका ये सोच है, कांग्रेस पार्टी की सोच है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूं ना आपको, ये भी बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं इस बात से कि ये बात भी सामने आ सकती है कि वो इस तरीके की सोच रख सकती है कि मुद्दों से भटकाने के लिए बड़े बड़े मुद्दे देश में व्याप्त हैं, बेरोजगारी, महंगाई, उसको भटकाने के लिए भी कोशिश कर सकती है। लेकिन देश सर्वप्रथम है, देश में अगर इस तरीके से कुछ भी हो रहा है तो हमें उसकी जांच करना चाहिए। बिल्कुल। सरकार साहब, मेरी आवाज आ रही? सरकार साहब, जैसा कि सपा का, कांग्रेस का, कि मुद्दे भटकाने के लिए इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, तो क्या अगर मुद्दे ज्वलंत हैं सामने, बेरोजगारी का मान लीजिए, महंगाई का मान लीजिए, तो सफल नहीं हो पा रही सरकार अगर इसको कंट्रोल करने में, तो क्या देश की सुरक्षा में, यानी आतंकवादी अगर कहीं कोई टेरर फंडिंग कर रहा है, आतंकवादियों की आर्थिक मदद की जा रही है, तो क्या छापा नहीं पड़ना चाहिए? देखिए, मेरे कहने का मतलब है ये 8 साल में भारतीय जनता पार्टी टोटल फेलियर हो चुके हैं जी। आप देखिए, नौजवान को नौकरी नहीं। अगर हम आपको पास ऐसे कुछ डाटा उठाएंगे वक्त तो आप दे नहीं पाएंगे। जो डाटा का बेसिस पे हम बताएंगे, मोदी सरकार आने के बाद में 8 मिलियन आदमी को ऑटोमोबाइल सेक्टर से नौकरी जा चुके हैं जी। BSNL 50,000 करोड़ रुपया लॉस कर चुके हैं, MTNL 13,000 करोड़ रुपया लॉस कर चुके हैं। बैंक SBI आज बहुत बड़ा संकट में है, बहुत बड़ा संकट। 1,45,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी अदानी लेकर 2014 में बैठा हुआ है, लेकिन एक पैसा भी वापस नहीं। 29,80,000 करोड़ रुपया लोन लेकर अदानी बैठे हुए हैं, एक पैसा भी बैंक में वापस नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे नंबर बात कर, जितना बैंक की आज स्थिति खराब है, आप एक आदमी सौरभ पांडे बोल के महाराष्ट्र के एक आदमी था, उसने एक RTI किया था। RTI करने के बाद में शक्ति को तो जवाब दिया है, मेरे देश में 10 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है। उसमें 30 आदमी में 29 आदमी गुजरात का है। मेहुल चोकसी से खत्म होता है और 2014 से 18 के बीच जतिन मेहता बोल के एक आदमी 7,000 करोड़ रुपया सेंट किट्स में जाके सिटीजनशिप ले लिया। मेरे पास डिटेल्स डाटा है, जी जी, दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो क्या टेरर फंडिंग रोकने के लिए छापे नहीं पड़ने चाहिए? ठीक है, यहाँ फेलुअर है मोदी सरकार। नहीं, मोदी सरकार कहाँ है? डाइवर्ट कैसे हो रहा है? और नौजवान को नौकरी नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, देश में इंडस्ट्रीज नहीं है, सरकारी संपत्ति तमाम बेच दे रहा है अदानी को पास में, ठीक है, तो पूरा पैसा वहीं से इलेक्शन फंडिंग मोदी को आएंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर बात क्या है, आज मेरे घर में जब CBI ED आते हैं, हाँ, आतंकी को खिलाफ आप लड़ाई कीजिए ना, हम आपको समर्थन है। 300-400 CRP लेकर आते हैं और हम सोचते हम आतंकवादी है। ये देश स्वतंत्रता सेनानी तो परिवार का हम है। मेरा देश स्वतंत्रता सेनानी, मेरा दादाजी नानाजी स्वतंत्रता सेनानी में मरा गया है। और डॉक्टर नलिनी रंजन जो सरकार अनडिवाइडेड बंगाल का वित्त मंत्री था, ही वाज द फाउंडर ऑफ द LIC। उस परिवार का घर में अगर 100-200 आदमी CRP लेके CD EBI आएंगे, हम आतंकवादी है क्या? इतना CRP का जरूरत है? आप आइए ना, ठीक क्यों आता है? आप जोर जबरदस्ती। आरोप यह है कि वहां की स्थानीय पुलिस मदद नहीं करती, इसलिए। कौन बोलते हैं मदद करते नहीं? पुलिस को पास जाते ही नहीं है लोग, जाते ही नहीं। पुलिस को काम है सुरक्षा देना। आपको मतलब बंगाल पुलिस वर्ल्ड में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को बाद में गिना जाता है, नंबर 2 में गिना जाता है। आपको मालूम है कि नहीं? आपको मालूम है कि नहीं? जानकारी नहीं है। तो हम लोग थोड़ा, मेरे परिवार है, मेरे फादर भी इंटेलिजेंस ब्रांच से रिटायर किया है 97 में, ठीक है। हम उस परिवार से हम बिलोंग करते हैं। अरे वो केस तो आज 4-5 साल पहले, 3 साल पहले केस आपको मालूम होगा कि CBI के जो अधिकारी है वो बेचारे छुप करके रात गुजारे थे। नहीं, देखिए, कोई आप किसी को खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, लेकिन आप गुंडागिरी नहीं कर सकते जी। अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजते हैं वो गुंडागर्दी करते हैं। अब तो गुंडागर्दी नहीं चाहता। आप आइए ना, शराफत पाइए, हम पूरा गुहार खोल देते हैं। अब जो छानबीन करना है कर लीजिए। आप आज इस डाइवर्ट करने के लिए क्या कर रहा है? एक तरफ मुस्लिम को डर दिखा रहा है, भाई तुम हिंदुस्तान में 33% है, अगर तुम वोट नहीं दोगे मेरे को तो तुमको हम ऐसे ही करेंगे।
तुम पीएफआई हो, लश्करी हो, और आप अजहर महमूद के साथ हो और तालिबान के साथ में हो, किसको साथ आपको देखने को मिला? तुमको हम किसी न किसी की तरफ से हम तुमको ऐसे ही करते रहेंगे, उलझन में तुमको फेंकते ही रहेंगे। मतलब ये आज के छापेमारी जो हुई है ये डर दिखाने के लिए हुई है? कहाँ छापेमारी बिल्कुल बिल्कुल मुसलमान समाज को डर किस कारण में दिखा रहा है? जो तुम्हारा 33% वोट जो है, अगर मेरे तरफ नहीं आएंगे तुमको 2 साल में हम ऐसे ही टॉर्चर करेंगे और ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे। अच्छा बताइए तो, अगर मेरे देश के मुसलमान खराब है तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद खराब है, मौलाना आजाद साहब खराब था जी, एपीजे अब्दुल कलाम खराब है, वो बड़े साइंटिस्ट नहीं है। और हिंदुओं में अगर विवेकानंद को माना जाता है, विवेकानंद कहीं नहीं बोला हिंदू धर्म महान धर्म बोला है, लेकिन दूसरे धर्मों को नफरत करने के लिए कहीं नहीं बोला है, कहीं नहीं बोला विवेकानंद जी। वो शिकागो में आपको जब 1882 में जब वहां पर जब ये सॉरी डेट हम सही नहीं बोल पाए, जब गया थे और जब भाषण दिया था, भाषण में यही बात बोला था, हिंदू महान धर्म है, हिंदू सबको लेके चलते हैं, यही बात है। हिंदू कोई मुसलमान, मैं कहना चाहता हूँ, विवेकानंद को नफरत नहीं करता। अरे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी सरकार साहब इसके पहले आपने कहा था कि बिल्कुल टेरर फंडिंग अगर कर रहे हैं तो छापा पड़ना चाहिए, रुकना चाहिए। अब आपका ये कहना है कि मुसलमानों को डराने के लिए पीएफआई में छापे डाल रहे, पीएफआई संगठन के ठिकानों पर। नहीं, आपको देखिए एक कहावत है बंगाल में, जो नौकरानी काम करता है ना, नौकरानी को मार के बीवी को डर दिखाता है जी, दूसरों को मार के ये डर दिखा रहा है। बंगाल में कहावत है, नौकरानी को मार के बीवी को डर दिखाता है जी। तो यही चीज तो हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है बोलिए ना? हम तो बोले हैं अगर हम जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। हम लड़ने के लिए तैयार है मोदी जी, आप मेरे से 1:1 लड़ाई करके दिखा दीजिए। और बंगाल और बिहार से हम 80 सीट दे रहा है ऑपोजिशन को, इस बार बिल्कुल तय हो चुका है जी। चलिए, आपने एक अच्छी बात सीट दे रहे हैं। ये बात बताई, क्या बीबी नौकरानी कभी डरती है? बीबी कभी डरती है? चाहे नौकरानी मारो, कुछ भी मारो, बीबी नहीं डरती है। बंगाल का जो धरती है ना, ये आजादी का धरती है जी। और जब लहर आता है, गंगा मैया का जो लहर आ गया है, ये लहर हावड़ा से, आसनसोल से, धनबाद से, गया से, सासाराम से, बनारस से, इलाहाबाद से, सॉरी प्रयागराज से, कानपुर से, दिल्ली में जाकर लहर रुकेगी। अब तो मैं बता दे रहा हूं। चलिए, वो तो भयानक लहर है। और अगर पुरी का लहर आ जाएंगे तो मोदी जी को 7 सीट भी नहीं मिलेंगे। पुरी का जो लहर है ना, उत्कल होके आप फिर वहां से नागपुर होके फिर जब दिल्ली घुसेंगे पूरी समुद्र का लहर, तो भारतीय जनता पार्टी चलिए, अभी नहीं मिलेंगे। अभी ये तो तय कर लीजिए कि विपक्ष में लीडर कौन होगा। सबका एक लीडर करेंगे तभी तो इकट्ठा होंगे। जयप्रकाश नारायण तो नहीं बनेंगे ना कोई। देखिए, एक चीज आपको बताते हैं, विपक्ष सब एक है, भारतीय जनता पार्टी को डर है बोल के इतना लीडर को नाम देता है। मेरे डर तो नहीं है, मैं तो नहीं बोलता मोदी जी को बाद में अमित शाह प्रधानमंत्री, लेकिन अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाहता है। आपको मालूम है, जब इनके साथ में लड़ाई हो गया था सत्यपाल मलिक जी से, मोदी जी को लड़ाई हो गया था, तब सत्यपाल मलिक को मोदी जी बोला आप अमित शाह से जाकर मिल लीजिए। अमित शाह को जब चलिए, आप नीतीश जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कि ममता जी को? सरकार साहब, आप नीतीश जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं ममता जी को? देखिए, हम ये बात नहीं कर सकते, देश को जनता तय करेंगे, वही प्रधानमंत्री बनेंगे। हम ऑपोजिशन नीतीश बाबू को, अखिलेश बाबू को पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है। देश की जनता तय करेंगे और तय करके ये तय करेंगे। हम लोग पे कोई भेद भात नहीं है। चलिए, सरकार साहब, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार कपिल जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, लेकिन उस्मानी जी से एक बार फिर बात कर लूं। उस्मानी जी, अभी सीधे सीधे टीएमसी नेता सरकार साहब ने कहा है कि डर दिखाने के लिए 1% वोट है मुस्लिमों का, 33%, मुझे लगता है 33 थोड़ा ज्यादा आंकड़ा बता दिया है सरकार साहब ने, लेकिन वो डर दिखाने के लिए ये पीएफआई के छापे मारे गए, पीएफआई पे। उस्मानी साहब, देखिए, जो ये कह रहे हैं वो भी कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन अभी तो जो एनआई ने कार्रवाई की है उसकी जांच करेगी। वो जांच करके एविडेंस जो है वो कोर्ट में पेश करेगी। तो अगर एविडेंस सही है तो कार्रवाई ठीक है, अगर एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, तो कार्रवाई गलत है जी। तो ये है कि देश के जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगारी से भटक करके रास्ते से भटक जा रहे हैं जी, तो सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी दूर करे, महंगाई दूर करे। जो कांग्रेस की हुकूमत में 300 का सिलेंडर था, वो आज 1100 रुपए। ये अलग मुद्दा है, लेकिन पीएफआई पे छापामारी अलग मुद्दा है। नहीं, मुद्दा है यही
जब आदमी को खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी, तो वो अपराध का रास्ता पकड़ेगा। जी इसलिए सबसे पहले जो नारा है जय जवान जय किसान, जी किसान का मूल्य का वाजिब जो उसकी फसल है उसको धन मिलना चाहिए, और जो बेरोजगारों को 2 करोड़ लोगों चलिए, अभी तो छापेमारी की बात है, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे नहीं है। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कपिल साहब। नहीं, दरअसल त्रिपाठी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि दूसरे चैनल पे क्योंकि फोन आ रहा था, हमने कहा अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मैं 1 मिनट में अपनी बात कही। जी, अभी सरकार साहब ने कहा, जैसा कि आपने शुरुआत की थी, कि मुद्दे भटकाने के लिए इस तरह की छापेमारी हो रही है, लेकिन अगर कहीं टेरर फंडिंग हो रही है और मुद्दे सामने खड़े हैं, तो क्या उसको छोड़ दिया जाए कि टेरर फंडिंग अगर कोई कर रहा है तो उस पर छापेमारी न करें? पहले महंगाई सुलझाएं, पहले बेरोजगारी सुलझाएं, ये सब मुद्दे अलग है, वो मुद्दा अलग है। नहीं त्रिपाठी जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, मैं पेशे से अधिवक्ता भी जी, और मैं इस वजह से आपसे एक बात कह रहा हूं जी, कि देखिए, आप मुसलसल पिछले 8 वर्षों से लगातार पीएफआई पे जब कोई आंदोलन होता है, जब कोई बात होती है, तो आप उसका नाम लेकर के आते हैं, टेरर फंडिंग लेकर के आते हैं, उसके बाद उसको चार्जशीटेड नहीं कर पाते हैं, और बिहार के अंदर जो है वो माननीय न्यायालय के समक्ष जो है वो केस खारिज हो जाता है और ना उस पर बैन हो पाता है। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, और आज 8 सालों में आपने बैन क्यों नहीं किया? अगर इतना खतरनाक था कि 106 लोग टेरर फंडिंग में जुटे हुए हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि एनआईए अगर कर रही है, दबाव मुक्त है एनआईए, उसकी कार्रवाई का वेलकम है। अगर टेरर वाकई टेरर फंडिंग हुई, मैं तो एक बात कह रहा हूं, 154 सीआरपीसी के तहत कोई भी संज्ञेय मामले का एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। माननीय त्रिपाठी जी, मैं आपसे एक चैनल हेड होने के नाते पूछना चाहता हूं जी, कि क्या आपके चैनल के पास 154 सीआरपीसी के तहत जो दर्ज हुई तमाम अन्य धाराओं में मुकदमे, जो धाराएं दर्ज हुई होंगी अन्य की आईपीसी के साथ साथ, वो क्या आपके पास है? आपने अवलोकन किया? या सरकार या एक न्यूज कहीं से मिल गई कि टेरर फंडिंग ये किस धारा के तहत आती है? और मैं दूसरी बात ये पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी एजेंसी है, इतने दिनों से काम कर रही है, तो हमको क्या इन्वेस्टिगेशन लंदन की पुलिस से नहीं सीखना चाहिए कि पहले आप सारे सबूत इकट्ठा कर लो, फिर उसके बाद आप जो है एफआईआर दर्ज कर लो और सारी गिरफ्तारियां करो? 3 महीने के अंदर जो हमारी सीआरपीसी कहती है आप चार्जशीटेड करो, और विद इन 6 मंथ आप उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डेली बाय डेली लगा के स्पराइड एप्लीकेशन के साथ ये आप सजा कराओ। ये सिस्टम, ये तो पूरा सिस्टम है, किसी भी कोई भी सरकार रही हो। सुन ले जी जी, पुलवामा के 125 शहादत कराए हुए हमारे जवानों के ऊपर भी आप चार्जशीट नहीं ला पाते और सजा नहीं करा पाते हो। तो प्रश्न ये खड़ा होता है, मुद्रा पोर्ट पे 20,000 करोड़ की हीरोइन बरामद होती है और उसके बाद से उसका न्यूज गायब हो जाता है पूरे देश से। आखिर वो अदानी के एयरपोर्ट पे किसकी और वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी क्यों है जी? मैं तो ये पूछता हूं। तो देखिए, तमाम चीजें हैं, आप भी त्रिपाठी जी इस चीज को समझ रहे होंगे। मैं डेली लीगल कार्रवाई को करता हूं और देखता हूं जी जी, कैसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। मुझे बड़ी स्तब्धता होती है कि आप किसी को आतंकवादी आरोपित करते हैं, पूरे देश में लोग उसको बहुत बुरी निगाहों से देखते हैं, और अंत में आपका कन्विक्शन रेट 4% आता है टेररिस्ट कोर्ट का। मतलब आपका कहना है कि जिस ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की गई है, उसमें पहले इनको होमवर्क करना था, फिर छापेमारी करना था। आपका कहना का मतलब ये है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि इन्होंने होमवर्क किया हो, हम इनको बधाई देते हैं, लेकिन चक्कर ये है कि आप 3 महीने में चार्जशीट करके 6 महीने में सजा करके, लेकिन इतिहास बताता है कि पुलवामा अटैक हुआ, उसमें 450 किलो आरडीएक्स आई, उसमें जो इन्होंने नियम, चलिए कपिल जी, थोड़ा समय कम है, जिस तरीके से लाया गया, आज तक आपने अगर किसी का कन्विक्शन किया हो तो मैं वेलकम कर लूं, ताली बजा लूं कि एनआईए का जो हो रहा है काम ये आ जाएगा। चलिए, ये तो कपिल जी शुरू से, कि क्या 9 महीने के बाद हम लोग इस डिबेट पे बैठेंगे? चलिए कपिल जी, ये काम तो 2014 के पहले भी नहीं होता था कि तुरंत उसको सजा हो जाए। सारी सुन निर्भया कांड कितने दिनों बाद कब कैसा हुआ ये भी आप जानते हैं। इसीलिए मैं किसी भी सरकार में भेद नहीं कर रहा जी, लेकिन इनके समय में तो कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है। चलिए, हमारे समय भी समाप्त हो रहा। अंतिम टिप्पणी श्रीवास्तव जी आपकी, जी संक्षेप में।
ये जो कार्रवाई अभी आज हुई है, हमको लगता है कि राष्ट्र पहले है, और राष्ट्र के साथ अगर इस तरह की कोई गतिविधियां हो रही हैं और किस पर्टिकुलर संगठन के माध्यम से हो रही हैं, तो उस पर एएनआई की कार्रवाई वाजिब है और होना भी चाहिए। रही बात, जहां तक अभी मैंने पैनलिस्ट जो भी उन लोगों ने जो बताया हमको कि इस पर पूरी होमवर्क होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, तो एक बात ये भी है कि चूँकि अपने देश लोकतांत्रिक देश है, इस पर होमवर्क भी होना चाहिए, और हमको लगता हुआ होगा तभी ये कार्रवाई आज हो रही है, अन्यथा इस तरह से एनआईए इतने हल्के में कोई कार्रवाई नहीं करती है। हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बरोलिया साहब आपका, सरकार साहब आपका, कपीस जी आपका, उस्मानी जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारे चर्चा में शरीक होने के लिए। प्रवीण जी आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम में आप शरीक हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश के तमाम राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकाना छापा तो पड़ गया, साथ ही 1 सैकड़ा से ज़्यादा गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस मकसद से ये एक्शन लिया गया है उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी। क्या टेरर का लिंक टूटेगा? जो आतंकी गतिविधियां देश में आए दिन देखने को मिलती, उस पर लगाम लगेगी? सवाल ये भी है कि क्या ये महज शुरुआत मात्र भर है? आगे और भी बहुत कुछ बड़ा होना बाकी है। आने वाले समय में ये देखना भी अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।